रहा। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं बैरबा, उनकी तरफ से जिस वोटिंग का है तो दलित और मीना वर्ग का कहीं ना कहीं इसमें रुझान देखने को आ रहा है। मैं बताऊं आपको तो 2023 में जो चुनाव था तो 73.20% वोटिंग हुई थी। तो ऐसे में वोटिंग का जो रुझान है वो कम हुआ है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अंतर तरह की बात करी जा रही है। और सबसे अहम बात है कि यहाँ पर सचिन पायलट को भी कहीं ना कहीं जो साथ है वो है कि नेता है सचिन पायलट, तो दौसा से ही है। तो ऐसे में करोड़ी लाल मीणा और जो सचिन पायलट है, उनकी दोनों की सामने की टक्कर प्रत्याशी के समर्थन के रूप में है, तो ये बात अहम है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज घटने की एक मूल वजह है कि जो टिकट दिए जाने को लेकर कांग्रेस में वितरण हुआ, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं नाराजगी रही। जी ठीक है। महाराष्ट्र से अब हमारे साथ सिद्धेश कर्नावट जुड़ गए हैं। सिद्धेश कर्नावट, सिद्धेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए थोड़ी देर बाद जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे, कितने राउंड की काउंटिंग होगी, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, अलग अलग तहसीलों में अलग अलग पुरंदर में 30 राउंड है, वहीं बारामती में भी 24-25 राउंड है। जैसे जैसे तहसीलों की कैपेसिटी है, मशीन है। अब खेड़ आलंदी की बात की जाए तो 389 बूथ थे, तो उस हिसाब से खेड़ आलंदी में 389 बूथ के लिए 20 राउंड है। यहाँ पे जो डिप्टी कलेक्टर है अनिल दौंडे, उन्होंने कल हमें बताया कि कुल मिलाकर खेड़ आलंदी का जो डिसीजन है वो 2 बजे तक बढ़ाएगा, लेकिन अब 8 बजे पूरे महाराष्ट्र के जो 4140 प्रत्याशी है उनका भवितव्य खुलने वाला है। सबसे पहले पोस्टल वोटिंग जो है वो ओपन होगी। 8:30 बजे पहली मशीन ओपन की जाएगी और 8:45 बजे पहले मशीन की वोटों की गिनती के लिए बटन दबाया जाएगा। एंकर जी, सिद्धेश, इस बार क्या लगता है, क्या जनता का मूड क्या कहता है, क्या बदलाव होगा महाराष्ट्र में इस बार? महाराष्ट्र की बात की जाए तो काफी मुश्किल है बताना, लेकिन जब कई ऐसे इलेक्शन हो चुके कि जब 11 और 12 बजे तक महाराष्ट्र का मूड सामने आ जाता था, महाराष्ट्र पे कौन राज करने वाला है, कौन सीएम बनेगा, ये सामने आ जाता था। लेकिन इस बार बहुत मुश्किल है बताना कि महाराष्ट्र का मूड क्या है। दोपहर 4 बजते, दोपहर 2 बजते, या फिर आने वाले 2-3 दिन लग सकते हैं कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, महायुति है या महाआघाड़ी है। क्योंकि जो जितने एग्जिट पोल्स आए हैं पिछले कई दिनों में, वो कोई भी पोल यह बता नहीं पाया कि सिंगल साइड से महायुति आएगी या महाआघाड़ी आएगी। हालांकि कुछ पोल्स ऐसे हैं कि जो बता रहे हैं कि 165 प्लस हो या 155 प्लस हो, लेकिन जितना हम ग्राउंड पे घूमते हैं उस हिसाब से अभी हम बता नहीं सकते कि महाराष्ट्र पे राज कौन करेगा। हाँ, 12 बजे के बाद थोड़ा बहुत यह चित्र स्पष्ट होने के लिए सामने आ जाएगा। चित्र स्पष्ट हो सकता है कि महाराष्ट्र में फिर एक बार लाडली बहन योजना चलेगी या फिर महाआघाड़ी की महालक्ष्मी योजना आने की संभावना है। ये आने वाला 12 बजे 4 घंटे हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। 288 जो विधानसभा में विधायक जाने वाले हैं, उस हिसाब से हम देख सकते हैं 12 बजे तक वेट करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धेश, क्योंकि थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा और दिलों की धड़कन जो है प्रत्याशियों की कहीं ना कहीं अब बढ़ने लगी है। और अब बस कुछ थोड़ा सा इंतजार और पूरी तस्वीर जो है क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर नरेश चावला जी, अब से 9 मिनट में यहाँ पे 8:51 हो चुके हैं। 8 बजे पोस्टल वोटिंग ओपन हो जाएंगे और उसके बाद कुछ ही देर में धीरे धीरे सभी चित्र सामने स्पष्ट होने को शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। नरेंद्र चावला, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। देखिए, आम आदमी पार्टी का तो अच्छा खासा वर्चस्व है पंजाब में, लेकिन बीजेपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहाँ इस समय लाई करती है बीजेपी पंजाब में जमीनी स्तर पर? जमीनी स्तर पर दीपाली, जो बीजेपी का आधार है वो कोई ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते, पर इस बार जब यहाँ पे लोकसभा चुनाव हुए उसमें वोटेज परसेंटेज जो है जरूर बढ़ा है। और इस बार जो इफेक्ट आया है बीजेपी की तरफ से, सिर्फ केंद्रीय मंत्री जो अरविंद बिट्टू है वो पर चुनाव प्रचार में आए, और अदरवाइज बाकी कोई भी बड़ा नेता इस बार पंजाब में इस चुनाव की किसी रैली में या किसी सभा को संबोधन करने के लिए नहीं आया।
और दूसरा जो सबसे बड़ा इस बार बीजेपी को अफेक्ट मिला वो थी धान की का मसला लेके जो पंजाब में किसानों का आंदोलन चला। और किसानों ने कहीं ना कहीं जब भी बीजेपी प्रत्याशी कहीं गाँव में गए तो उनका विरोध हुआ, और उसी विरोध का कारण जो है बीजेपी को यहाँ पे आधार जो है कम होता नजर आ रहा है। जी समर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बिल्कुल, पिछली बार के मुकाबले राजस्थान में समीकरण किस तरीके से बदले हैं या फिर यूं ही हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह विधानसभा चुनाव 2023 में जिस तरह जीत हासिल की, डबल इंजन की सरकार, भजन लाल की सरकार बनी, उसके बाद अब जो नजरिया है वो इन 7 सीटों पे टिका हुआ है। क्योंकि अगर बात की जाए इन 7 सीटों की तो इसमें भाजपा सिर्फ एक सीट पर विजयी रही थी। ऐसे में देखने का विषय रहेगा। और मैंने पहले भी जैसा कहा है कि स्वयं मुख्यमंत्री भजन लाल से लेकर कृषि मंत्री जो करोड़ी लाल मीणा है, इनकी सबकी साख दांव पर है कि अगर एक सीट से ज्यादा सीटों में कहीं ना कहीं जीत हासिल होती है तो इनकी साख बनने वाली है, और अगर ये उस सीट को भी गंवा बैठते हैं तो पिछड़ने वाले हैं। तो अहम बात सबसे ज्यादा यही देखने को मिल रही है कि आखिर इन सीटों पर जो परिणाम आएंगे तो सरकार की स्थिरता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। लेकिन अहम बात है कि जो जिस तरह आरपीएल से जुड़े हुए हनुमान बेनीवाल हैं, उनके लिए भी अहम है कि आखिर उनके खाते में विधानसभा की एक सीट भी रह पाती है, नहीं रह पाती है। तो इन तमाम हालातों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पिछले 11 महीने या 10 महीने की बात की जाए, जिस तरह भजन लाल सरकार की कार्यशैली है उस पर भी जनता का क्या रुख रहेगा ये भी निर्धारित रहेगा। और सबसे अहम बात है कि मैं बात करूं देवली उनियारा सीट की, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी थे नरेश मीणा, उनका जिस तरह का वो थप्पड़ कांड एसडीएम के साथ प्रकाश में आया मतदान के दौरान, वो भी इस विषय को कहीं ना कहीं आगे करेगा कि इस तरह के हालातों के चलते जनता का रुख क्या रहता है, जनता क्या इस तरह के आक्रोश, इस तरह के आंदोलन को लेकर एक तरफा वोटिंग करती है या कहीं ना कहीं सुशासन और व्यवस्थाओं को लेकर भी सजग है। जी दीपाली। जी चलिए, आप सभी संवाददाता हमारे साथ बने रहेगा। छोटा सा ब्रेक लेना होगा इस समय और इस चर्चा को करेंगे आगे जारी। ब्रेक के उस पार भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है इस बार पार्टियों की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन अब कुछ ही देर बाद, कुछ ही मिनटों बाद जो है शुरू हो जाएगी काउंटिंग। चलिए लेते छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।